आदाब नाजरीन, के टीवी उर्दू का आज का शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी आप सभी की खिदमत में हमारी तरफ से खुलूस और प्यार भरा सलाम पहुंचे। नाज़रीन इकराम, बात करते हैं सीधा सियासत पर। पहले उसके बाद बात करेंगे आज श्रीनगर में हुए इनकाउंटर के बारे में और उसके बाद बात करेंगे वादी में जारी कई एक मामलात को लेकर के एहतिजाजों पर भी। बहरकैफ प्रोग्राम के आगाज में आपको यह बात बताई देते हैं कि कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू ने पूरे मुल्क के अंदर तहलका मचा दिया। और इस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने करण थापर को दिए गए इंटरव्यू के बाद दूसरे इंटरव्यू में भी कुछ इस तरह के इंकशाफात किए कि मुल्क के अंदर न सिर्फ बड़ी बड़ी जमातें हिल कर रह गई, बल्कि यह कहें कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कई एक बातों का इंकशाफ किया था दफा 370 के हट जाने के बाद और 35A के खात्मे के हवाले से। इस हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब उनकी बात पार्लियामेंट में नहीं सुनी गई, यानी कि उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया गया, तो बकौले फारूक अब्दुल्ला अल्लाह ने उन्हें ऐसा मौका दिया कि करण थापर से मुलाकात करवा दी और उनकी बात जो पार्लियामेंट के अंदर शायद दबाई जाती पूरी दुनिया के सामने आ गई। उन्होंने कहा कि वो आज भी अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं और 35 से 370 को हटाने के हवाले से चाइना ने अपनी नाराजगी दिखा करके भारत के साथ एस्केलेशन का मन बना लिया। उन्होंने यह भी कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान इतना ज्यादा सख्त माना जाता है कि भारत के अंदर कई एक सियासी जमातों ने इसकी खुल्लम खुल्ला मुखालिफत करनी शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी ने साफ वाज़ेह कर दिया कि फारूक अब्दुल्ला अगर चाइना के साथ अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं तो वो चीन रहने के लिए चले जाएं। इसके साथ ही यहां जम्मू कश्मीर के अंदर भी भाजपा के नेताओं ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए फारूक अब्दुल्ला को भगोड़ा करार दे दिया और कहा कि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान ने उनकी कलाई खोल करके रख दी। उन्होंने कहा कि वो चीन जाना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता खुला है। इस हवाले से रविंदर रैना की तरफ से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 के खात्मे के बाद फारूक अब्दुल्ला अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं क्योंकि अब उन्हें अवाम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने कहा कि अब वो मंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दें। क्या कुछ कहा था फारूक अब्दुल्ला ने कि इतना बड़ा तजाद हुआ, आइए पहले आपको ये दिखाते हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। देखिए, जहां तक पॉलिटिकल सवाल है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहां उथल पुथल है। जो इनने किया है 5 अगस्त को वो यहां कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बिके हुए लोग हैं, वो पहले भी थे। जैसे अल्लाह ने कहा कि शैतान रहेगा जब तक इस दुनिया कायम है, वो शैतान होंगे, आज भी हैं और कल भी होंगे। उन्होंने नुकसान पहुंचाएंगे वो, मगर अगर हमारा ईमान सही होगा और हमें अल्लाह पे भरोसा और अपने आप पे भरोसा होगा तो वो लोग कामयाब नहीं होंगे। हम लोगों को अपना हक मिलेगा, हम लोग फिर से खुशियां देखेंगे। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हमें जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी उसके लिए हमें दरेग नहीं करनी चाहिए। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहां बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उससे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। पार्लियामेंट ने नहीं उठाने दिया, मगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया करण थापर के उस इंटरव्यू में कि दुनिया ने सुना उसको
हो सकता है कि पार्लियामेंट का को ज्यादा नहीं सुनेंगे, मगर करम थापर का सबने सुना। और मैं आपको बताऊंगा, ये कितना भी कोशिश करें हमारी आवाज को दबाने की, जब तक अल्लाह हमारे साथ है ये हमारी आवाज को दबा नहीं सके। भैया आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी से तुम क्यों घबरा रहे हो? जी हां नाज़रीन, 35 से 370 को एक जाबराना बात करार देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने इल्जामात लगा दिए कि 35 और 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर के साथ इंतहाई ज्यादती हुई है और इस मामले को लेकर के वो किसी भी हद को यानी कि किसी भी कुर्बानी को देने के लिए मुकम्मल तरीके पर तैयार है। जब उनका बयान वायरल हुआ और उसके बाद न सिर्फ सोशल मीडिया पर गश्त करता रहा बल्कि यह कह सकते हैं कि तमाम डिबेट्स की वजह फारूक अब्दुल्ला का बयान बना, तो इसको लेकर के आज बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा की तरफ से एक बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई। संबित पात्रा क्या कुछ कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले आपको दिखाते हैं। फारूक अब्दुल्ला कोई साधारण राजनेता नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सांसद हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद जब एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 है, अनुच्छेद 370 है, जिसको कि संवैधानिक तरीके से भारत के संसदीय पटल पर एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था, चीन के सहायता से पुनः उसे इंस्टॉल किया जाएगा, चीन के सहायता से पुनः आर्टिकल 370 को वापस लाया जाएगा, तो स्वाभाविक है, न केवल यह चिंतनीय है अपितु यह दुखद है कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद इस प्रकार के भाषा का प्रयोग देश के लिए करते हैं। अगर आप उस इंटरव्यू को देखेंगे तो उस इंटरव्यू का दो पहलू है। फारूक अब्दुल्ला जी का मानना है कि आज जो चीन आक्रामक हुआ है, उस आक्रामकता के पीछे एक ही कारण है और वो कारण है कि अनुच्छेद 370 को हिंदुस्तान ने निरस्त किया, अनुच्छेद 370 को हिंदुस्तान ने हटाया। मिस्टर फारूक Abdullah categorically in his interview states that since Indian Parliament abrogated Article 370, it has irked China, it has disturbed China, and that's why China is justified for the kind of aggression that it has taken on. एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता को, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें यह मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। टुगेदर विद चाइना, विद द हेल्प ऑफ चाइना, वी वुड ब्रिंग बैक आर्टिकल 370। यह मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस, यह सेडिशियस स्टेटमेंट है। बंधुगण, जहां तक फारूक अब्दुल्ला जी का सवाल है, फारूक अब्दुल्ला जी एक रिपीट ऑफेंडर है। यह कोई पहली बार फारूक अब्दुल्ला जी ने ऐसा कहा हो, ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला जी ने कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं जिसको आप सुनकर, जिसको आप देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला जी ने 24 सितंबर, अभी चंद महीनों पहले यह कहा था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके लोगों से पूछेंगे कि क्या वो भारतीय हैं, तो लोग कहेंगे नहीं, हम भारतीय नहीं हैं, हम भारत में रहना भी नहीं चाहते हैं। और दुखद विषय था कि उसी स्टेटमेंट में 24 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन के साथ मिल जाएं। आप बताइए, देश के संप्रभुता पर प्रश्न उठाना, देश के इंडिपेंडेंस पर, देश की सॉवरेनिटी पर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, यह एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है
और क्या यह देश विरोधी वचन नहीं है? याद करिए, यह वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, पीओके क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम पीओके ले लोगे? यह भारत के लिए कहा था कि क्या पीओके तुम्हारे बाप का है? और क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है जो तुम पीओके ले लोगे और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा? देखिए, पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी इनके मन में है और भारत को लेकर जिस प्रकार की मैं कहूंगा बेशर्मी इनके मन में है, यह अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं। और केवल फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हो ऐसा नहीं है, ये चचेरे ममेरे भाई हैं। अगर मैं फारूक अब्दुल्ला कहता हूं तो फारूक अब्दुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसा कहते हैं, यह बात नहीं। आप अगर इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी जी के भी स्टेटमेंट्स को हाल फिलहाल में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एज फार एज फारूक अब्दुल्ला एंड राहुल गांधी आर कंसर्न, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों के इसी प्रकार के वचन रहे हैं। मोदी जी से घृणा करते करते अब यह हद हो गई है कि ये लोग अब देश से घृणा करते हैं, अब ये भारत से घृणा करते हैं, अब ये हिंदुस्तान से घृणा करते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने चंद दिनों पहले हिंदुस्तान को सरेंडर्ड बताया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, प्रधानमंत्री डरा हुआ है। दूसरे देशों के लिए तारीफ और अपने देश, अपने प्रधानमंत्री, अपने आर्मी के लिए इस प्रकार के वचन, ये कहां तक देश के सन्मुख है और ये कहां तक देश विरोधी है, ये आप सब जानते हैं और आप सब समझते हैं। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं तो उनसे कहूंगा कि आप दोनों डुप्लेक्स बना के रहिए। आप दोनों को अगर हिंदुस्तान के बाहर सारे देश अच्छे लगते हैं, आपको लगता है हिंदुस्तान में टॉलरेंस नहीं है, हिंदुस्तान में सहिष्णुता नहीं है, आर्टिकल 370 को दूसरे देशों से उनके मदद के माध्यम से आर्टिकल 370 को पुनः स्थापित करना है, आपको लगता है जैसे मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में कहा था कि मोदी की सरकार को गिराना होगा, तो ये दोनों, चाहे फारूक गांधी कहिए या राहुल अब्दुल्ला कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही हैं, बिल्कुल एक हैं, एक ही कॉइन के दो साइड हैं, ये कोई फर्क नहीं है। और मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इतनी समानता है दोनों की विचारधारा में, तो डुप्लेक्स बना के वो जिस भी शहर में रहना चाहें वहां रह सकते हैं। आज जिस प्रकार फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 को लेकर कहा है कि हम चीन के मदद से आर्टिकल 370 को पुनः वापस ले आएंगे, यह ठीक उसी प्रकार का स्टेटमेंट है जैसे अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी जी के कहने पर पार्लियामेंट के पटल पे, सदन के पटल पे, जब अनुच्छेद 370 पर आदरणीय अमित शाह जी डिबेट कर रहे थे, उस समय कहा था कि अमित शाह जी, क्या आपने इस बाइलैटरल मसले पर चर्चा कर ली है दूसरों से? आर्टिकल 370 एक द्विपक्षीय विषय है, एक बाइलैटरल विषय है, आपको पाकिस्तान से चर्चा करना चाहिए था, उसके बाद यहां इंडिया में डिबेट करना चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा कि चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे राहुल गांधी हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों चचेरे ममेरे भाई हैं, दोनों मिलकर इस प्रकार का बयान देते हैं और मोदी जी से नफरत करते करते उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां वो देश का विरोध करते हैं, देश के विरोध में बयान देते हैं। आपको यह भी याद दिला दूं, इसी आर्टिकल 370 को जब रिपील किया गया था, राहुल गांधी पार्लियामेंट से बाहर आके कहे, याद होगा आपको, कि 100 लोग मर गए हैं, जम्मू कश्मीर में कई 100 लोग मर गए हैं। और इसी बात को, जो एक फेक न्यूज थी, इसी को ट्वीट करते हुए, इसी को उठाते हुए, राहुल गांधी के इस ट्वीट का सहारा लेते हुए इमरान खान ने डोसियर दिया था यूनाइटेड नेशन में, और डोसियर में पहला वाक्य राहुल गांधी जी का था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के कारण भारत में स्वतंत्रता समाप्त हो गई है, लोगों के साथ जीनोसाइड किया जा रहा है, और यह गलत न्यूज थी। तो स्वाभाविक है, ये लोग देश को ऊपर नहीं रखते हैं, ये कहीं ना कहीं केवल और केवल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी हां नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता न सिर्फ
फारूक अब्दुल्ला पर बल्कि राहुल गांधी पर भी इल्जाम लगा रहे थे। उन्होंने यह भी कह दिया कि ये आपस में चचेरे ममेरे भाई हैं। उनका यह भी इल्जाम था कि आप फारूक गांधी कहिए या गांधी फारूक कहिए, दोनों किसी न किसी तरीके से आपस में मिलते हैं और उनका बड़ा खास रिश्ता लगता है। बहरकैफ इस बयान ने अगर इतनी सनसनी फैला के रखी थी तो जम्मू कश्मीर के अंदर भला रविंद्र रैना क्यों खामोश रहते। उन्होंने आज जो बयान दागा वो कुछ ऐसे था। धारा 370 मिट चुकी है। धारा 370 एक इतिहास बनी आएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान और तुर्की मिलकर यहां धारा 370 लगाएंगे, ये उनको गलतफहमी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये समझ लेना चाहिए, अब कभी इतिहास में और भविष्य में धारा 370 का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये धारा 370 अब मिट चुकी है। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, जो देशभक्तों की सरकार है। ये आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान को जन्म देने वाली धारा 370 के कारण पिछले 30 सालों में लाखों लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जानें दी हैं। बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया है और इसलिए अब इस धारा को समाप्त कर दिया गया है। ये धारा वापस नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, हर सुख सुविधा उनको हिंदुस्तान की चाहिए, लेकिन उनका दिल चीन और पाकिस्तान के लिए धड़कता है। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चीन से इतनी ही मोहब्बत है, इतना ही उनको प्यारा चीन है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीन क्यों नहीं चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान और चीन के गैर कानूनी कब्जे में है, जो लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान और चीन के भारत का है, आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वो भाग जो चीन और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, वो हम वापस लेंगे। वो हमारा संकल्प है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी आंखों से ये नजारा देखेंगे, क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। जी हां नाज़रीन, जहां फारूक अब्दुल्ला के इस बयान ने जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सनसनी फैला कर रखी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये बात भी अपनी इंटरव्यू में कही थी जिसको आपने बखौर सुना होगा। उन्होंने कहा कि मुनाफिक आज भी थे, कल भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 35 से 370 के खात्मे के हवाले से अंदर ही अंदर से काम कर रहे थे और अब वो बेनकाब हो गए हैं और ऐसे लोग रोज कयामत तक रहेंगे जो असल मफादात को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ रहेगा फारूक अब्दुल्ला के इस बयान का सियासत पे असर और किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे कैश करने की कोशिश करेगी, या कांग्रेस पर जो इल्जामात भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से लगे, क्या कुछ इसके असरात रहेंगे, वो आने वाला कल ही बताएगा। आप फिलहाल हमारे साथ देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर 35 से 370 के खात्मे के बाद मरकज ने यह दावा किया था कि मुकम्मल तरीके पर मिलिटेंसी को खत्म कर दिया जाएगा और यह एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से यहां पर मिलिटेंट सरगर्म होते हैं और पाकिस्तान इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। बहरकैफ यहां पर आए रोज कोई ना कोई इस तरह का इनकाउंटर देखने को मिलता है जिसमें 2, 3, 4, 5 तक मिलिटेंट जो है आए रोज किसी ना किसी क्रैकडाउन के दौरान हलाक हो जाते हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी कई एक जगह पर हमले हो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि पुलिस का दावा है कि आज उन्होंने एक इंतहाई मतलूब पाकिस्तान के रहने वाले मिलिटेंट को उस वक्त हलाक कर दिया जब वो रामबाग इलाके में एक घर में अपने साथी के साथ छुपा हुआ था। नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि इस खबर की इतला मिलते ही पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ और एसओजी ने इलाके का मुहासरा किया और घर घर तलाशियां शुरू कर दी। रात गए शुरू किए गए इस मुहासरे के दौरान आज सुबह फोर्सेस और मिलिटेंट्स का आपस में राब्ता हुआ और उसके साथ ही फायरिंग शुरू हो गई जो काफी देर तक चलती रही। इस दौरान आईजी कश्मीर ने भी जाए वकूफ पर दौरा किया और वहां पर बताया कि वो ऐसे 2 मिलिटेंट्स को मुकम्मल तरीके पर न्यूट्रलाइज करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, जिसमें सैफुल्ला नाम का वो मिलिटेंट भी शामिल है जो बकौल पुलिस के
कई एक ऐसे हमलों में शामिल था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े नुकसान उठाने पड़े। इस हवाले से बाद गए इस इनकाउंटर को एक मकान के मुकम्मल तबाह होने के साथ और कुछ मकानों को नुकसान होने के साथ ही खत्म करने का ऐलान किया गया, जिसमें पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने इंतहाई मतलूब सैफुल्लाह को इस इनकाउंटर में हलाक कर दिया है। क्या कुछ कहते हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको दिखाते हैं। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो मारा गया है। और सैफुल्लाह जो ये पिछले एक के बाद एक 3 मेजर अटैक्स में शामिल था। कैसरमुल्ला बडगाम में कुछ ही दिन पहले सीआरपी की पार्टी पर अटैक हुआ था जिसमें एक एएसआई हमारे शहीद हुए थे। कुछ ही रोज पहले 7 तारीख को कंडीजाल में सीआरपी की दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक किया था जिसमें 2 सीआरपी के जवान शहीद हुए और 3 और जख्मी हुए। उसके बाद एक और अटैक कंडीजाल के एरिया में कानवाई के ऊपर किया था। उस कानवाई में जो अटैक था उसको रिपल्स कर दिया गया था। और नौगाम के बगल में जो पुलिस के 2 जवान, आर्मड पुलिस के जो 2 मारे गए थे उसमें भी सैफुल्लाह और आदिल अलियास टिप्पू सुल्तान शामिल थे। आदिल भी एक एनकाउंटर में पहले ही पुलवामा में सिरहामा में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मारा जा चुका है। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफी ज्यादा है और जो गिरफ्तार किए गए टेरर एसोसिएट्स और एक्टिव टेररिस्ट उनकी तादाद भी पहले से काफी ज्यादा है। एक खास बात और है कि परसों जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक दहशतगर्द ने जिंदा अपने आप को सरेंडर किया। जैसा कि हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई ऑपरेशन के दौरान सरेंडर करना चाहे हम बार बार मौका देते हैं। ये पहला मौका है कि उसमें डोडा के रहने वाला फिरदौस जो मिलिटेंट है उसने सरेंडर किया ऑपरेशन के दौरान। वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और उसकी पूछताछ की जा रही है। दूसरी बात यह है कि साल के सारे ऑपरेशन 75 ऑपरेशन जो हुए वो बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुए हैं। सिर्फ मिटमालू का ऑपरेशन पिछली बार भी मैंने कहा था कि दुख की बात उसमें एक महिला जो है वो क्रॉस फायर के दौरान उनकी मौत वाकई हुई थी। उसके अलावा बाकी के ऑपरेशन बड़े साफ सुथरे हुए हैं और लोगों का इसमें भरपूर तामुन है, लोग पूरा साथ दे रहे हैं। मैं अपने लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 के चलते कई एक तालीमी सेक्टर के हवाले से खदशात पाए जाते हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी तालीमी ढांचा मुकम्मल तरीके पर तबाह बर्बाद रहा और कुल मिलाकर के अगर टोटल करके देखें तो मुकम्मल जो स्कूल के हवाले से स्कूल खुले या क्लासेस अटेंड हुई वो 14 दिन रहे और 1 साल के तालीमी सेशन में 14 दिन का स्कूल खुलना कोई बड़ी बात नहीं गर्दाना जा सकता। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि 11वीं जमात के कई तलबा ने गुज़श्ता कई दिनों से इस बात के लिए एहतिजाज किया था कि उन्हें मास प्रमोशन दी जाए। आज भी रियासत के तौल उर्ज़ में कई एक जगह पर 11वीं जमात के और मैट्रिक के बच्चों ने कई एक जगह पर एहतिजाजी मुजाहरे किए जो बता रहे थे कि सरकार की तरफ से 30% जो सिलेबस में छूट दी जा रही है वो इंतहाई नाकाफी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता नामुवाफिक हालात के दौरान 50% रियायत देने की बात की गई थी, जबकि उस वक्त लोग ये कह सकते हैं कि स्कूल भी जाते थे और बच्चे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के भी आए थे। लेकिन इस साल मुकम्मल तरीके पर स्कूल
बंद रहे, ताला बंद रहे और घरों के अंदर इंटरनेट ना होने की वजह से भी बच्चों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से बच्चे मांग कर रहे थे कि उन्हें मास प्रमोशन दी जाए और 30% का जो इसमें सिलेबस में छूट देने का ऐलान किया गया है, यह बिल्कुल नाकाफी है। इस हवाले से गांधरबल और कुपवारा, बारामूला, सोपोर, श्रीनगर, बडगाम और कई एक इलाकों में आज एहतजाज हुए। क्या कुछ मनाजिर थे, आइए आपको दिखाते हैं। There is only one solution. Mass promotion, mass promotion. We want justice. जी हां नाज़रीन, जब एहतजाजों की बात चलती है तो एहतजाजों के हवाले से यह बात भी आपको बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा तबका सरकारी मुलाजमतों के अंदर है जो बराए नाम ही है, जिनको आप कैजुअल लेबर्स के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आज भी जम्मू के अंदर कई एक कैजुअल लेबर्स की तरफ से एहतजाज किए गए। इस तरह से PHE से जुड़े हुए मुलाजमीन जो कैजुअल लेबर्स हैं, नीड बेस हैं, वो काफी देर से हड़ताल पे हैं। जी हां नाज़रीन, आज शहर श्रीनगर के अंदर भी कई एक कैजुअल लेबर्स ने एहतजाज किया। ये सभी मुलाजमीन जो जम्मू से श्रीनगर तक अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं, उनका मानना है कि उनके वेजेस अभी तक वागुजार नहीं किए गए हैं और सरकार उनके बारे में कोई भी वाज़ेह पॉलिसी लेकर के नहीं आ रही है। उनका कहना है कि उनके बच्चे अब भूखे मर रहे हैं, उनके पास अद्वियात के लिए पैसे नहीं है, सरकार उन पर रहम करे और उनके लिए एक जामा पॉलिसी लेकर के सामने आए। किस प्रकार के एहतजाज थे, आइए आपको दिखाते हैं गुज़श्ता 1-2 दिनों में और आज के जो एहतजाज थे वो किस प्रकार के थे। Pending wages release करो. Release करो. Release करो. Pending wages release करो. Release करो. Release करो. Medical साहब इंसाफ करो. इंसाफ करो. इंसाफ करो. आएगा. 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 लहराएगा. इंकलाब आएगा. इंकलाब आएगा. लाला लहराएगा. इंकलाब आएगा. लाला लहराएगा. इंकलाब आएगा. गुंडागर्दी नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. अफसरशाही नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. पेंडिंग बैजेस रिलीज करो. रिलीज करो. रिलीज करो. पेंडिंग बैजेस रिलीज करो. रिलीज करो. रिलीज करो. नाज़रीन, बहरकैफ जहां इसको सरकार बैक टू विलेज 2, 3 और अब ये कहेंगे कि बैक टू टाउन, यानी कि चले अपने कस्बे की तरफ चले, माय टाउन माय प्राइड। इस हवाले से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से अब यह मंसूबा है कि बैक टू विलेज 3 की कामयाब कारकर्दगी के बाद अब देहातों के अंदर न सिर्फ अफसरान बारी बारी जाया करेंगे बल्कि जारी कामों पर भी मुकम्मल नजर रखी जाएगी और गांव और शहर की तफावत को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माय टाउन माय प्राइड के हिसाब से एक नई स्कीम लागू की जाएगी जिसके तहत अब हम अपने कस्बों में जाएंगे और बल्दियाती इलाकों में जाकर के लोगों के मामलात को देखने की कोशिश करेंगे। माय टाउन माय प्राइड के हवाले से उनका कहना था कि एक इस तरह की स्कीम है जिसमें उन सभी मामलात को हल करने के लिए मौके पर ही अफसरान हिदायत देंगे जिनको लेकर के अवाम परेशान रहते हैं, यानी कि गांव और शहर की तफावत को खत्म करने के हवाले से जैसे बैक टू विलेज 1, 2 और 3 का मरहला चलाया गया, इसी तरीके से अब माय टाउन माय प्राइड के हवाले से भी कई इकदाम उठाए जाएंगे ताकि शहर और गांव यकसां तरक्की मुमकिन हो सके। तरक्याती सरगर्मियों के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं नाज़रीन, तो आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में भी गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग ली जिसमें उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो तरक्याती मंसूबों को फौरी तौर पर मुकम्मल करें। इसके बाद आपको यह बात भी बताए देते हैं कि आज मनोज सिन्हा की सदारत में यहां पर अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट की एक मीटिंग तलब की गई जिसमें यह बताया गया कि जितने भी पेंडिंग काम हैं उन्हें फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाना चाहिए और हदफ मुकम्मल करने के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी लैतोलाल से काम दिखता हुआ कोई अफसर नजर नहीं आना चाहिए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि महकमे के ज़ेरे असर जारी सभी कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नौजवानों को खुद कफील बनाने के हवाले से और उनमें एतमाद के बहाली के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी पैडल रेस यानी कि साइकिल सवारी के हवाले से गुज़श्ता कल एक तकरीब पर बोलते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एतमाद जताया कि यहां के बच्चों के अंदर काफी हुनर मौजूद है और वो अपनी सलाहियतों से जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्राइज सेरेमनी पर बोलते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ यूं कहा।
The second position, receiving the cash prize of rupees 15,000, goes to मैं आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। पेडल फॉर पीस सिर्फ साइकिल रेस नहीं है, इसके जरिए अमन, खुशहाली और भाईचारे की नींव रखने की कोशिश की जा रही है और आवाम के सभी लोगों में मोहब्बत का पैगाम बांटने का भी प्रयत्न किया जाए। इटली के एक बड़े प्रसिद्ध साइकिल रेसर थे जीनो बर्टी। उन्होंने एक बात कही थी और वे कहते थे कि लोग अपने जीवन के लक्ष्य को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करते हैं। पेंटर के पास रंग और कैनवास है, राइटर के पास पेन और पेपर है और मेरे पास साइकिल है जिसके जरिए मैं अपने जीवन का संदेश लोगों को दे पाता हूं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अगर खुदा ने चाहा एक नए शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज़ व नासिर।